तो लेक्चर शुरू करेंगे आज का। और लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने बात की थी इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को लेके, दैट हाउ आई इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट विल बी यूज्ड इन अ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉर इनहेरिटिंग द वन क्लास टू अनदर। ठीक है, मेन चीज़ ये है कि जब आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हो, एक मिनट है, main thing is that whenever you use inheritance concept, it will, the best thing about inheritance concept you can say कि इसकी वजह से हमारा जो कोड होता है वो बहुत कम हो जाता है। हमें एक काम जो बार बार ज़रूरत पड़ती है हम उसको इनहेरिट कर लेते हैं। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी। एक थी हमारी बेस क्लास जिसको हम लोग मेन क्लास बोला करते थे, और दूसरी होती थी डिराइव क्लास जिसको हम लोग कहते थे कि ये बेस क्लास से इनहेरिट हुई है। हम क्या करते थे, बेस क्लास के कुछ डाटा मेंबर्स को या मेंबर फंक्शंस को अपने प्रोग्राम के अंदर अपनी क्लास के अंदर डिराइव करते थे और उनको अपने मकासद के लिए इस्तेमाल किया करते होते थे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसी के अंदर जो हम लोग कवर करेंगे, उसके बाद हम लोग प्रोग्रामिंग सेक्शन पे चले जाएंगे, वो है प्रोटेक्टेड कीवर्ड। अभी तक आप लोगों ने दो एक्सेस स्पेसिफायर्स पढ़े, पब्लिक एंड प्राइवेट। ठीक है, ज़रा मुझे कोई एक बंदा कमेंट में या माइक्रोफोन ऑन करके बता सकता है कि पब्लिक और प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का क्या काम होता है हमारी ऊप में? प्लीज़ थोड़ा जल्दी से। एक बंदा प्लीज़ जल्दी से कोई टाइप कर दे, एक लाइन में लिख दे व्हाट इज़ अ पब्लिक एंड व्हाट इज़ अ प्राइवेट। पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर क्या करता है? पब्लिक एक्सेस स्पेसिफायर ये करता है दैट यू कैन यूज दैट डाटा मेंबर और मेंबर फंक्शन आउटसाइड फ्रॉम द क्लास, दैट इज कॉल्ड पब्लिक। प्राइवेट जो उसी क्लास में हम यूज़ करते हैं, और पब्लिक वो जिसको हम आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। फैंटास्टिक आंसर, यही आंसर है। अब एक तीसरा स्पेसिफायर आया जिसका मतलब है प्रोटेक्टेड। सवाल ये पैदा होता है कि हम प्रोटेक्टेड क्यों इस्तेमाल करते हैं? वाई प्रोटेक्शन इज सो मच इम्पोर्टेंट इन ऊप? ठीक है, अच्छा जी, सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर ये है कि जो हमारी डिराइव क्लास होती है इसके पास प्राइवेट मेंबर की एक्सेस नहीं होती बेस क्लास की। देखो, अभी आप लोगों ने बोला है कि जो प्राइवेट मेंबर्स होते हैं वो उस क्लास से बाहर इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो जब आप इनहेरिटेंस यूज़ करेंगे तो जाहिर सी बात है कि उसकी कुछ फीचर्स जो होंगे वो हमारे प्राइवेट में भी होंगे, तो वो तो फिर हमारी डिराइव क्लास में आ ही नहीं सकेंगे। लेकिन आप इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हो C++ के अंदर दो तरीक़ों से। नंबर 1, या तो आप प्राइवेट को पब्लिक कर दो, तो उससे क्या होगा कि हमारा जितना भी काम होगा वो इजी हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है जब हम पब्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली दूसरी डिराइव क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस कर सकेंगे। या नंबर 2 कॉन्सेप्ट ये है कि हम लोग प्रोटेक्टेड कीवर्ड इस्तेमाल करें या प्रोटेक्टेड एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करें। ठीक है, लेकिन अब सवाल ये बनता है कि अगर आप प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ कर ही क्यों रहे हो जब आपके पास पब्लिक नाम की कॉन्सेप्ट मौजूद है? देखो, एक चीज़ याद रखना कि हम लोग की कंडीशन ये भी हो सकती है कि ठीक है वो बेस क्लास और उससे जो जुड़ी हुई डिराइव क्लास है उस तक उसकी एक्सेस रहे, उसके बाद ना हो। समझ रहे हो ना कि एक क्लास और उसकी डिराइव क्लास तक की जो है ना उसकी लिमिट हो। तो अगर हम पब्लिक कर देते हैं तो फिर तो हम उसको किसी भी क्लास में इस्तेमाल कर सकते हैं। सो फॉर दैट पर्पस यू कैन यूज़ अ प्रोटेक्टेड कीवर्ड। ठीक है, और जब प्रोटेक्टेड कीवर्ड यूज़ किया जाता है तो जो मतलब एक्सेस इज डिनाइड का मतलब है कि कोई भी बंदा उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता जो उस ड्राइव क्लास से या बेस क्लास से बाहर का हो। सबसे पहले मुझे मैसेज करके बताएं आपको इतनी समझ आई? ओके, ज़ेबो निसा, मुकद्दस, फिज़ा, ठीक, डन। निम्रा, प्लीज़ सारे लिखा करो, ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ आएगी तो बहुत मसले होंगे बाद में। मुकद्दस को समझ नहीं आई, ठीक ठीक ठीक।
अच्छा मुकद्दस, इस चीज़ को ज़रा गौर से देखना। ये मेरी क्लास 1 थी, मैंने क्लास 1 के अंदर लिखा प्राइवेट और लिख दिया इंट, ठीक है, सेमी कोलन लगा दिया, ठीक है। और इसके बाद मैंने क्या किया, एक और क्लास बनाई, क्लास बी, और इसके अंदर लिख दिया मैंने इंट तो नहीं लिख सकता, a इज इक्वल टू 10। अभी सिंटेक्स को छोड़ दो, मुझे एक चीज़ बताओ मुकद्दस, क्या ये चीज़ जब हम कंपाइलर में चलेंगे तो क्लास बी के अंदर ए को हम एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते? पहले तो मुझे ये क्लियर करो, क्या हम इसको एक्सेस कर सकते हैं अगर ये प्राइवेट के अंदर लिखा हुआ हो तो? नहीं। इसकी रीज़न क्या है? क्योंकि जो आपने एक्सेस स्पेसिफायर यूज़ किया है, आप उसको मतलब कि प्राइवेट यूज़ कर रहे हो। तो प्राइवेट यूज़ करते हो, दैट्स मीन दैट यू कांट एबल टू यूज़ दैट डाटा मेंबर इन अनदर क्लास, ठीक है। अब लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था जिसको हम कहते थे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस क्या होता था कि हम लोग क्या करते थे, डिराइव क्लास कॉलन लगा के, और फिर हम लिखते थे पब्लिक और साथ लिखते थे क्लास ए, यानी जो मेरा बेस क्लास थी, यानी ये मेरी क्लास ए है। अब मैं इसके आगे लिख नहीं सकता तो मैं यहाँ पे ए ऐसा लिख देता हूँ, ठीक है। अब अगर आप इस कॉन्सेप्ट को देखो तो ये चीज़ तब भी वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये क्लास अलग है, ये वाली क्लास जो है ये अलग अलग है, और आपकी ये वाली जो क्लास है वो अलग है। बेशक इनहेरिटेंट है, लेकिन इनहेरिटेंस का मतलब ये तो नहीं होता ना कि अगर मिसाल के तौर पर सैफुर रहमान की उम्र 10 साल है तो बेबी की उम्र भी डायरेक्ट 10 साल होगी। नहीं, फीचर्स चेंज हो सकते हैं, इनहेरिट होते हैं, लेकिन वैल्यूज चेंज हो सकती हैं उसके अंदर से। इसी तरह क्लास ए के अंदर अगर हम देखें तो क्लास ए के अंदर जो हमने ए लिखा था, दैट कांट एबल टू एक्सेस बाय यूजिंग इवन इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट इन द क्लास बी, ठीक है। इस चीज तक की समझ लगी है मुकद्दस? मुकद्दस थोड़ा जल्दी, हाँ, यहाँ तक समझ लगी है। अब इस चीज़ के दो सोल्यूशन है। पहला सोल्यूशन तो ये है मेरे पास मुकद्दस कि मैं क्या करूँ, मैं यहाँ से इसको प्राइवेट ख़त्म कर दूँ, ठीक है, और मैं क्या करूँ, यहाँ पर आकर मैं लिख दूँ पब्लिक, बिकॉज वेन एवर आई राइट पब्लिक आई कैन ईजीली एक्सेस दैट ए इनटू अनदर क्लास, ठीक है। ये समझ लगी है ना कि अगर हम पब्लिक लिखें, लेकिन इसका एक नुकसान है। नुकसान क्या है? मिसाल के तौर पर मेरे पास एक और क्लास है यहाँ पर, क्लास सी, ठीक है। अब क्लास सी जब आएगी और मैं क्लास सी के अंदर लिखूँ a इज इक्वल टू 20, तो चूंकि ये ए के अंदर जो है वो पब्लिक था, तो सी के अंदर जाकर भी इसको हम एक्सेस कर सकेंगे। जबकि हम ये नहीं चाहते, हम ये चाहते हैं, ये चीज़ नहीं चाहते, हम चाहते हैं कि सिर्फ वो जिस जगह इनहेरिट हुआ है सिर्फ उस जगह तक उसकी एक्सेस है। फॉर दिस रीज़न वी यूज़ अ कीवर्ड विच इज नेम्ड एज प्रोटेक्टेड, ठीक है। जब हम प्रोटेक्टेड इस्तेमाल करेंगे तो कंपाइलर जब देखेगा प्रोटेक्टेड है तो वो बोलेगा ओके फाइन, इसका मतलब है कि जहाँ भी इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो, मतलब इस लाइन पे, उसकी क्लास के अंदर जाके इस ए को इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दो, लेकिन इस बाउंड्री के बाहर, इस बाउंड्री के बाहर उसको इजाज़त नहीं देनी मैंने। अब चीज़ क्लियर हुई है? गुड हो गया। बाकी भी प्लीज़ बताया करो, ये तो अच्छी बात नहीं है ना कि हाली कुछ बच्चे बोल रहे होते हैं और बाकी नहीं बोलते। चलिए जी आगे मूव करते हैं। इनहेरिटेड एक्सेस, ठीक है। अब इनहेरिटेंस की भी टाइप्स होती हैं, और उनकी जो टाइप्स होती हैं वो बेसिकली एक्सेस की बेसिस के ऊपर होती हैं, ठीक है। इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के अंदर हम 3 ही एक्सेस स्पेसिफायर इस्तेमाल करेंगे। नंबर 1 पब्लिक, नंबर 2 प्रोटेक्टेड, और नंबर 3 प्राइवेट। हम पब्लिक, प्रोटेक्टेड और प्राइवेट का काम देख चुके हैं क्या करना है, ठीक है। और इनकी स्पेसिफिकेशंस जो होंगी हम डिराइव क्लास के अंदर लिखेंगे, ठीक है। चले जी, सबसे पहले हम कहते हैं कि अगर इनहेरिटेंस कॉन्सेप्ट पब्लिक बेस्ड हो, यानी अगर पब्लिक लिखा हो तो बेस क्लास के जो पब्लिक के जो मेंबर्स होंगे वो डिराइव क्लास के अंदर भी पब्लिक रहेंगे, ठीक है। ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग ज़रूर है क्योंकि जब मैंने भी पढ़ी थी तो मुझे बड़ा मुश्किल याद हुई थी ये चीज़,
ठीक है, जब हम लोग पब्लिक लिख रहे होंगे, पब्लिक इनहेरिटेंस करेंगे। पब्लिक इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है मैं आपको दिखाता हूँ। मुझे पहले इसका नया बोर्ड लेने दें यहाँ से। मैं 2 क्लासेस बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझा सकूँ, ठीक है। और मैं सबसे पहले यहाँ पे लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ क्लास, ये मैं इनहेरिटेंस का कोड लिख रहा हूँ, क्लास 1 कॉलन पब्लिक इनहेरिटेंस और दूसरी क्लास का नेम क्लास बी, ठीक है। ये कंपाइलर अभी जो हम स्लाइड पढ़ रहे हैं ना, ये उस चीज़ को डिफाइन कर रहा है कि ये चीज़ें होती है। ये कोड आप लोगों को समझ आ जानी चाहिए कि हम लोग क्या कर रहे हैं। जब हम कोडिंग करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको समझ आ जाएगी। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक से लैब करेंगे ना, जब सारा कॉन्सेप्ट मुकम्मल हो जाएगा वो, ठीक है। मैं इसमें 3 चीज़ें लिख देता हूँ पहले। ये मेरी क्लास 1 है, इसमें 3 चीज़ें हैं, इसमें है पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड, ठीक है। और ये मेरी क्लास भी है। मैं अभी इसमें कुछ नहीं लिखता क्योंकि मैं आपको जो समझाना चाह रहा हूँ वो देखिएगा। हमें स्लाइड ये कह रही है कि अगर इनहेरिटेंस पब्लिक हो, इसका मतलब कोड यही वाला हो, सॉरी ये वाला, ठीक है। अगर इनहेरिटेंस ये वाला हो तो जितने भी मेंबर्स जो पब्लिक हैं बेस क्लास में, वो डिराइव क्लास के अंदर जाके भी पब्लिक ही रहेंगे। इसका मतलब अगर यहाँ पर पब्लिक जो है एक्स है या एक्स पब्लिक है, वो डिराइव क्लास में भी जाकर भी, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ पब्लिक एक्स ही रहेगा, ठीक है। पहली चीज, अगर बेस क्लास के अंदर कोई चीज पब्लिक है तो वो डिराइव क्लास के अंदर जाके भी पब्लिक ही रहेगी, मतलब उसकी एक्सेस स्पेसिफायर, आप ये कह सकते हो डाटा टाइप। अच्छा जी, पार्ट नंबर 2, अगर कोई बेस क्लास का मेंबर प्रोटेक्टेड है तो वो डिराइव क्लास के अंदर जाके भी प्रोटेक्टेड रहेगा। ये देखिए, मतलब जो प्रोटेक्टेड अगर एक्स है मिसाल के तौर पर, ठीक है, तो वो डिराइव क्लास के अंदर जाकर भी पब्लिक ही रहेगा, सॉरी प्रोटेक्टेड एक्स ही रहेगा, ठीक है। अच्छा, अब तीसरा लाइन देखते हैं क्या है। तीसरी लाइन ये कहती है कि प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम इनविजिबल विद इन द डिराइव क्लास। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। पर आवाज तो आ रही है मुझे। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास बिकम इनएक्सेसिबल विद इन द डिराइव क्लास। इसका मतलब है कि अगर हम कोई चीज प्राइवेट की, जैसे प्राइवेट एक्स है, अगर मैं प्राइवेट को यहाँ पर इनहेरिट करूँ तो मेरा कंपाइलर एरर दे देगा। मैं यानी किसी भी एक्स वाई जेड को बी क्लास के अंदर नहीं ले सकता। अब सिंपल टर्मिनोलॉजी से मैं अगर आपको समझाऊं कि अगर हम इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है वो पब्लिक का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, तो पब्लिक मेन बेस क्लास के अंदर अगर पब्लिक है तो वो डिराइव क्लास के अंदर जाके भी पब्लिक रहेगा। अगर वो प्रोटेक्टेड है तो वो डिराइव क्लास में भी प्रोटेक्टेड रहेगा। बट अगर वो प्राइवेट है तो डिराइव क्लास के अंदर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते क्योंकि वो प्राइवेट है। मुझे पहले क्लियर करें, आप लोगों को इतनी समझ आई है? इजी कॉन्सेप्ट है लेकिन कंफ्यूजिंग होगा अभी आगे जाके, क्योंकि जब हम लोग दूसरा इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करेंगे कंफ्यूजिंग हो जाएगा। इसलिए अभी इस चीज़ को अंडरस्टैंड कर लें तो ज़्यादा बेटर है। प्लीज़ मुझे बताएं सारे, क्योंकि पेपर इसी में से आना है ना आप लोगों का, तो आप लोगों को ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। सर बहुत टफ पेपर बनाते हैं, अगर कॉन्सेप्ट नहीं होगा तो नहीं समझ पाओगे। अच्छा जी, ये भी हो गया। अब हम ऐसा करते हैं, नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट ये कहता है कि अगर इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट जो है आप प्रोटेक्टेड इस्तेमाल कर लो। इसका मतलब क्या है अभी हम दिखाते हैं आपको। लेट मी यूज़ द रबड़ फर्स्ट। मैं पहले रब कर लूँ इसे।
मैं क्या करता हूँ, इनको भी यहाँ से रिमूव कर देता हूँ क्योंकि मैं प्रोटेक्टेड के लिए कर रहा हूँ। तो चलो, वो ये कह रहा है कि अगर प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस हो, किस तरह होती है प्रोटेक्टेड इनहेरिटेंस, ये देखना होगी। मैं लिखता हूँ क्लास 1 यानी बेस क्लास का नाम कॉलन प्रोटेक्टेड क्लास 1 लिखना था तो मैं भी लिख गया हूँ, सॉरी, यहाँ पे बेस क्लास लिखते हैं। ठीक है, ये चीज़ की समझ लगी है। पहले यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, पब्लिक लिखा हुआ था, अब मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, यहाँ पर मैंने प्रोटेक्टेड लिख दिया। वो ये कह रहा है कि अगर इनहेरिटेंस में आपने प्रोटेक्टेड इस्तेमाल किया है तो तब क्या होगा। देखें, मतलब पब्लिक मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड, इसका मतलब है कि जो पब्लिक मेंबर्स होंगे क्लास 1 के, वो डिराइव क्लास में जाकर क्या बन जाएंगे, प्रोटेक्टेड। गुड हो गया। चलें जी, अब वो ये कहता है प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्रोटेक्टेड, इसका मतलब है कि ये प्रोटेक्टेड जो है वो बेस डिराइव क्लास में भी जाके क्या रह जाएगा, प्रोटेक्टेड। ये आप लोग टेबल ज़बानी याद रखना है आप लोगों ने, मैं भी आपको टेबल आगे दिखाऊंगा, आपको आराम से याद हो जाएगी जी। लेकिन अब दोबारा रूल क्या कहता है कि प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम इनएक्सेसिबल विद इन द डिराइव क्लास, कि जो प्राइवेट मेंबर्स होंगे बेशक आप प्रोटेक्टेड का इनहेरिटेंस यूज़ करो, वो डिराइव क्लास के अंदर इस्तेमाल नहीं हो सकते। तो दोनों में फ़र्क क्या है, फ़र्क क्या है कि जब हम पब्लिक यूज़ करते हैं तो ये भी पब्लिक हो जाएगा और ये भी पब्लिक हो जाएगा, ठीक है, लेकिन प्राइवेट जो होगा वो एक्सेसिबल नहीं होगा। प्रोटेक्टेड में क्या है कि ये भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा, ये भी प्रोटेक्टेड हो जाएगा, बट प्राइवेट जो है वो एक्सेसिबल नहीं रहेगा, ठीक है। चलें, एक तीसरा कॉन्सेप्ट है, देखो पब्लिक भी कर दिया हम लोगों ने, प्रोटेक्टेड भी कर दिया, और अभी हम लोग कर रहे हैं प्राइवेट इनहेरिटेंस। मुझे पहले क्लियर कर दें कि आपको इसकी समझ आ गई है। गुड, मुकद्दस को समझ आ गई है, बाकी सब प्लीज़ सारे मैसेज किया करो, निमरा को भी समझ आ गई है। कॉन्सेप्ट ईजी है, अगर आप इसको अंडरस्टैंड करोगे, टेबल ज़बानी याद करना है, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, ये चीज़ें ऐसे नहीं याद होती, जब आप लोग पेपर में जाते हो तो मुश्किल हो जाती है, और वैसे भी आपको पता है कि आपको ओपन बुक पेपर और वाइवा भी है, तो ये ना हो कि आप लोगों की चीज़ें याद ना रहें, साथ साथ नोट्स बनाते रहा करो, ताकि अगर वाइवा में कोई क्वेश्चन आए तो आपको नज़र आए कि पता चल रहा हो कि क्या चीज़ है और क्या चीज़ नहीं, ठीक है। मैं पहले इसको रिमूव कर दूँ। अब स्लाइड ये कहती है कि अगर इनहेरिटेंस आपने यूज़ की है प्राइवेट, तो फिर क्या होगा, वो किस तरह करेंगे, हम लिखेंगे क्लास बी इनहेरिटेड फ्रॉम प्राइवेट क्लास 1, ठीक है। पहले यहाँ पे हमने प्राइवेट पब्लिक लिखा था, फिर हमने प्रोटेक्टेड लिखा था, अब हम प्राइवेट कर रहे हैं। अब देखें स्लाइड क्या कहती, कहते हैं पब्लिक मेंबर्स ऑफ अ बेस क्लास बिकम प्राइवेट ऑफ द डिराइव क्लास। वेरी गुड, इसका मतलब है कि जो पब्लिक क्लास के अंदर जो हमारे डेटा मेंबर्स होंगे वो डिराइव क्लास के अंदर जाके क्या बन जाएंगे, प्राइवेट बन जाएंगे, ठीक है। चलें जी, स्लाइड नंबर 2 ये कहती है कि प्रोटेक्टेड मेंबर्स ऑफ द बेस क्लास बिकम प्राइवेट मेंबर्स ऑफ द डिराइव क्लास, यानी जो प्राइवेट होंगे वो यहाँ पर रह के भी प्राइवेट ही हो जाएंगे। नहीं सॉरी 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 सॉरी, ये तो प्राइवेट है, मैं प्रोटेक्टेड की बात कर रहा हूँ। यहाँ पर आएगा कि प्रोटेक्टेड बेस क्लास के डिराइव क्लास में जाके प्राइवेट हो जाएंगे, ठीक है। और प्राइवेट डेटा मेंबर्स होंगे अगेन वो एक्सेसिबल नहीं होंगे, यही चीज लिखी हुई है ना स्लाइड्स के अंदर। ये चीज लिखी हुई है, ठीक है। तो अभी हमने 3 कॉन्सेप्ट पढ़ ले इनहेरिटेंस के, जिसमें हमने बोला कि अगर पब्लिक होगा तो क्या होगा, फिर हमने पढ़ा प्रोटेक्टेड होगा तो क्या होगा, और प्राइवेट होगा तो क्या होगा। एक समरी लिखी हुई है यहाँ पर, देखो बच्चों,
ये टेबल आप लोगों को ज़बानी याद होना चाहिए, क्योंकि ये टेबल अगर आपको ज़बानी याद है तो फिर आपके लिए स्लाइडें तैयार करना कोई मुश्किल काम नहीं है। देखो, एक्सेस स्पेसिफायर क्या पब्लिक है। अगर वो अपनी क्लास में यानी बेस क्लास में रहेगा तो वो पब्लिक ही रहेगा, डिराइव क्लास में भी रहेगा, और डिराइव क्लास के बाहर भी जाके उसको हम एक्सेस कर सकेंगे। अगर कोई चीज़ प्रोटेक्टेड है तो वो अपनी क्लास के अंदर भी रहेगी, बाहर वाली क्लास के अंदर भी, डिराइव क्लास में भी रहेगी, लेकिन वो उस क्लास से बाहर ऑब्जेक्ट से मतलब उस जगह से बाहर नहीं हो सकेगी। इस तरह अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो वो अपनी क्लास के अंदर तो एग्जिस्ट करेगी, लेकिन वो डिराइव क्लास के अंदर या किसी और क्लास के अंदर एग्जिस्ट नहीं करेगी। यही चीज़ थी जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। ये देखें, ज़रा क्वेश्चन देखिएगा गौर से और अंडरस्टैंड कीजिएगा। कोड जब आता है डरते नहीं है कभी भी, सबसे पहली बात याद रखिएगा। यहाँ पे देखें ये क्या लिखा हुआ है, क्लास डिराइव क्लास, ठीक है, यानी हमारी जो डिराइव क्लास है वो कॉलन पब्लिक बेस, ठीक है। इसका मतलब है कि आप इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर रहे हैं पब्लिक का। अच्छा, पब्लिक क्या कहता होता था कि अगर कोई बेस क्लास की चीज़ डिराइव क्लास में लेके जाएं तो तब भी वो पब्लिक ही रहेगी। इसका मतलब जो M1 यहाँ पर हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर भी पब्लिक रहेगा, इसलिए लिखा हुआ है स्टिल पब्लिक इज स्टिल पब्लिक। पहले भी पब्लिक था, अब भी पब्लिक है। दूसरा रूल ये था कि अगर कोई चीज़ प्रोटेक्टेड हो, ठीक है, तो वो डिराइव क्लास में जाकर भी प्रोटेक्टेड रहेगी। अगर आप देखें M2 इंट M2 लिखा हुआ प्रोटेक्टेड है, तो डिराइव क्लास में भी जाके M2 इज इक्वल टू प्रोटेक्टेड स्टिल प्रोटेक्टेड, यानी प्रोटेक्टेड पहले भी था और अब भी प्रोटेक्टेड है। लेकिन हम लोगों ने ये कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि जब पब्लिक इनहेरिटेंस यूज़ करते हैं तो प्राइवेट डाटा मेंबर्स जो होते हैं डिराइव क्लास में जाके एक्सेसिबल नहीं होते। इसीलिए इंट M3 है और यहाँ पे M3 को मैंने 3 वैल्यू दिए, तो लिखा हुआ प्राइवेट एरर नॉट एक्सेसिबल, कि अगर वो प्राइवेट होगा तो वो एक्सेसिबल नहीं होगा। इस स्लाइड की समझ आइए आप लोगों को। बेसिकली जो हमने पहले चीज़ पढ़ी इसकी हम डिमॉन्स्ट्रेशन देख रहे हैं। मुकद्दस, मुकद्दस नाश्ता करने तो नहीं चली गई? अच्छा, एहतशाम इलियास भी आए हैं जी। एहतशाम कोई गिला मार्क्स में? शुएब मेरी बात सुनो, मुझे आपसे एक चीज़ पूछनी थी, आप क्लासेस क्यों अटेंड कर रहे हो? आपका तो PF फेल है, तो आप तो पेपर भी नहीं दे सकते जितना मैंने देखा अभी तक। आप मुझसे बात करना शुएब, ठीक है। अब देखें, अब इनहेरिटेंस एक्सेस क्या है, प्रोटेक्टेड। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर हम लोगों ने इनहेरिटेंस का क्या कॉन्सेप्ट इस्तेमाल करना है, प्रोटेक्टेड का। अगर पब्लिक है तो वो पब्लिक में जाके क्या हो जाएगा, डिराइव क्लास में जाके क्या हो जाएगा, प्रोटेक्टेड हो जाएगा। अगर वो प्रोटेक्टेड है तो डिराइव क्लास में जाके वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। अगर वो प्राइवेट है तो वो डिराइव क्लास में जाके एक्सेसिबल नहीं होगा। यही वही रूल जो हम लोग पहले पढ़ के आए हैं। प्राइवेट इनहेरिटेंस देखते हैं, ये देखिए प्राइवेट इनहेरिटेंस लिखी है। अगर कोई चीज़ पब्लिक है तो डिराइव में जाके क्या हो जाएगी, वो प्राइवेट हो जाएगी। अगर कोई चीज़ प्रोटेक्टेड है तो वो डिराइव क्लास में जाके क्या हो जाएगी, प्राइवेट हो जाएगी। और अगर कोई चीज़ प्राइवेट है तो वो एक्सेसिबल ही नहीं हो सकेगी, ठीक है। ये इसी तरह की एक एग्जांपल लिखी हुई है जो आप लोग एक बार घर से पहले रीड कीजिएगा। मैं जो आपको समझाना चाह रहा हूँ इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट कर रहे हैं, तो ये हम कोड बाद में देखते हैं। अच्छा, लिखा हुआ क्या है ना, मेंबर फंक्शन ऑफ द डिराइव क्लास एक्सेस फ्रॉम द बेस क्लास। In other words, can operator minus count d and access the count in the answer is the member function can access member function of base class if the members are protected or if they are protected। तो इसका मतलब है कि अगर आप यहाँ पर देखें, जो सवाल है वो ये है कि देखें प्राइवेट के अंदर कोई चीज़ लिखी है, उसने प्रोटेक्टेड लिखा हुआ और पब्लिक लिखा हुआ। आई थिंक सो प्राइवेट कुछ भी नहीं लिखा हुआ। हाँ, तो उसके कह रहा है कि अगर ये जो ऑपरेटर हम यूज़ कर रहे हैं काउंट डी एन, हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो हमने इसका आंसर दिया, ये हम एक्सेस कर सकते हैं अगर वो बेस क्लास के अंदर मौजूद हो, ठीक है। और या तो वो प्रोटेक्टेड या तो वो पब्लिक हो या वो प्रोटेक्टेड हो, क्योंकि प्राइवेट तो डिराइव क्लास में जाके एक्सेस हो ही नहीं सकता, ठीक है। ये चीज़ थी इसके अंदर। और ये एग्जाम्पल एक बार लाजमी पढ़नी है आप लोगों ने, इसको बेशक कोशिश कीजिएगा इम्प्लीमेंट करने की। एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मिसाल के तौर पर मैं आपको इधर से समझाऊंगा तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगी। मैं आपको यहाँ से समझाता हूँ। सपोज करें ये मेरी एक बेस क्लास थी, ये मेरी एक डिराइव क्लास थी,
और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ये मेरी बेस है और ये मेरी डिराइव क्लास है। ठीक है, मैं स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है। मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखता हूँ डिस्प्ले का, ठीक है, और यहाँ पे भी एग्जैक्टली वही नाम लिख देता हूँ। अब मुझे एक चीज़ बताएं, अगर मैं एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा तो कंपाइलर कौन से फंक्शन को चलाएगा, बेस क्लास के या डिराइव क्लास के? सबसे पहली बात यह कि जब इस तरह का कोई मसला आ जाता है, हम उस मसले को जो नाम देते हैं, हम देते हैं ओवरराइडिंग फंक्शंस को या मेंबर फंक्शंस को। अब सवाल ही पैदा होता है कि अगर बेस क्लास और डिराइव क्लास के अंदर अगर बेस क्लास के अंदर और डिराइव क्लास के अंदर सेम फंक्शन के नाम आ जाएं तो कंपाइलर किस किस मतलब क्लास के फंक्शन को चलाएगा? जी, एनी आइडिया? कंपाइलर जो है, देखो यहाँ पे लिखा हुआ, वी कैन राइट फंक्शन इन अ डिराइव क्लास डेट ओवरराइड दैट इज हैव द सेम नेम एज दोज इन अ बेस क्लास। द डिराइव क्लास फंक्शन ओवरराइड्स द बेस क्लास फंक्शन। कि अगर फंक्शन दोनों के नाम सेम हो तो डिराइव क्लास का जो फंक्शन होगा वो ओवरराइड कर देगा बेस क्लास को। व्हेन द सेम फंक्शन एग्जिस्ट इन बोथ बेस क्लास एंड डिराइव क्लास, द फंक्शन इन द डिराइव क्लास विल बी एग्जीक्यूटेड अपॉन डिराइव क्लास ऑब्जेक्ट्स। कि कंपाइलर जो है वो हमेशा जो है वो अगर नाम सेम आ जाए तो वो डिराइव क्लास के फंक्शन को चलाएगा, बेस क्लास के फंक्शन को नहीं चलाएगा। ठीक है, ये चीज़ें मद्देनजर रखनी। पेपर में इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे कि ये सिचुएशन है, बताएं इसमें क्या होगा। सिंस द बेस क्लास ऑब्जेक्ट्स डोंट नो एनीथिंग अबाउट द डिराइव क्लास, दे ऑलवेज यूज एज द बेस क्लास फंक्शन। वो ये कह रहा है कि जो बेस क्लास के फंक्शंस होते हैं उनको डिराइव क्लास के बारे में कुछ खास पता कोई नहीं होता, इसीलिए जो है हम लोग जो होते हैं बेस क्लास के जो फंक्शंस होते हैं उसको ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ज़्यादातर ऊपर जो उन्होंने लिखा हुआ वो डिराइव क्लास का, कि डिराइव क्लास को हम चलाएंगे। इस चीज़ की समझ आ गई आप लोगों को? डरे मत, आपके क्लास के टास्क मैंने रखे हुए थे, लेकिन जो आपकी हालात है मुझे नहीं लगता आप लोग के कर पाओगे। किसी चीज़ किसी बच्चे को इस कोड के अंदर या इसके अंदर कोई चीज़ ना समझ आई हो, प्लीज़ मुझसे पूछ ले, प्लीज़। अच्छा, तुम्हें क्या चीज़ समझ नहीं आई? थोड़ा कोडिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर आते हैं। मैंने एक प्रोग्राम इंटरनेट से उठाया था क्योंकि मेरे पास ज़रा वक्त थोड़ा था, और इसके अंदर देखे सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने एक बेस क्लास बनाई। बेस क्लास बनाने का तरीका ये होता है, हमने लिखा क्लास पेरेंट, पब्लिक के अंदर लिख दिया इंट ID_P, यानी एक हमने वेरिएबल बनाया ID_P के नाम से। फिर मैंने क्या किया, मैंने इनहेरिटेंस इस्तेमाल की। इनहेरिटेंस किस तरह इस्तेमाल की, क्लास चाइल्ड यानी मेरी डिराइव क्लास का नेम और कॉलन डाल के पब्लिक पेरेंट, ठीक है, और पब्लिक के अंदर लिखा मैंने इंट ID_C। अब हम आते हैं मेन फंक्शन के ऊपर। इन मेन आया चाइल्ड obj1 के नाम से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने बोला obj1 डॉट ID_C के अंदर क्या वैल्यू डाल दो 7, और obj1 डॉट ID_P के अंदर वैल्यू डाल दो 91। तो पहले अंदर के अंदर आंसर क्या आएगा 7, दूसरे के अंदर आएगा 91। लेट मी चेक भी, अभी तो उसके अंदर एरर ही बेशुमार होंगे क्योंकि मैंने इसके अंदर आया स्ट्रीम करके चेक करता हूँ भाई। फंक्शन प्रोग्राम को चलने दें ज़रा।
ये देखें, चाइल्ड आईडी इज 7 और पेरेंट आईडी इज 91। अब हम आगे चेक करते हैं। हम देखो आईडी अंडरस्कोर पी को मैंने क्या वैल्यू दी थी बच्चों, नीचे से आके चेक कर लेते हैं दोबारा से। आईडी पी को मैंने दी थी 91 और सी को दी थी मैंने 7, तो यहाँ पर हो गया 7 और उसकी जगह हो गया 91। इस वजह से आंसर आया। तो देखो हम लोगों ने क्या किया है कि हम लोगों ने इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल किया है। सी की वैल्यू 7, 9, सी की वैल्यू 7, यहाँ पे 91 आया और यहाँ पर ये 7 आया। मैं क्यों इतना कंफ्यूज हो रहा हूँ भाई। सी की वैल्यू 7 है, हाँ ठीक है। तो अब हुआ क्या है कि हम लोगों ने बेस क्लास पेरेंट से इनहेरिट किया आईडी को और उसके बाद जो है अपने प्रोग्राम में जाकर हम लोगों ने सी को वैल्यू दी है 7। तो देखें पहली जो थी क्लास उसके अंदर हम लोगों ने क्या किया 91 दे दिया और उसके बाद जो है हम लोगों ने 7 दे दिया। तो जब हमने प्रोग्राम रन किया है तो इसी वजह से क्या हुआ है कि पहले चाइल्ड क्लास जो लिखी हुई आई है obj1.c, तो सी की वैल्यू क्या थी 7 और उसके बाद क्या लिखा हुआ है 91। मैं प्रोग्राम दोबारा रन करता हूँ। अब इसमें एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है देखने वाली बच्चों, ये देखें चाइल्ड चूँकि अंडरस्कोर सी था तो उसकी वैल्यू आई 7 और फिर अंडरस्कोर पी था तो उसकी वैल्यू क्या आ गई 91 आ गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं इस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करते हैं और इंशाल्लाह जो हमारी नेक्स्ट क्लास होगी उस नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हुए बाकी मुख्तलिफ काम करेंगे, 1-2 ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेंगे इसके ऊपर। एक काम करते हैं, अभी एक छोटा सा एक प्रोग्राम करते हैं, मैं आपको ऊप में दिखाता हूँ। आपकी ऊप की बुक भी किसी ने पता नहीं खोली भी होगा उसको या नहीं खोला होगा। ये देखो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट और यहाँ पर हम लोग आ गए। ठीक है, मैं ज़रा स्क्रीन का साइज़ बड़ा करता हूँ ताकि आप लोगों को टेक्सचुअल डेटा सी नजर आए। लेट मी ओपन फर्स्ट ये। अब देखो ना सवाल को अंडरस्टैंड करना है। ये देखो हमारी एक्सरसाइजेस दी होती हैं, सर मोहसिन सारी पेपर में ऐसे क्वेश्चन नहीं देंगे, मैं आपको बताऊंगा कि वो किस तरीके से देते होते हैं। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 1 देखें क्या है। इसका सोल्यूशन भी दिया हुआ है। Imagine a publishing company that markets the both books and audio case variant of his work. Create a class publication that store title as a string, p price as a float of the publication. चलें जी ज़रा अगर मैं इसको एक जेनेरिक पॉइंट ऑफ व्यू में लिखूं तो वो किस तरह का होगा। मैं इसके लिए पेंट ओपन कर लेता हूँ ताकि आप लोगों को मैं चीज़ साथ साथ समझा सकूँ कि जब क्वेश्चन आता है तो उसको अंडरस्टैंड करके कैसे लिखते होते हैं। ठीक है, उसने बोला कि क्रिएट करें एक क्लास जिसका नाम क्या हो पब्लिकेशन और उसके डाटा मेंबर्स क्या क्या होने चाहिए, ये गौर से देखिएगा। डाटा अब आपको खुद पता चलना चाहिए। क्रिएट अ क्लास पब्लिकेशन दैट स्टोर टाइटल एंड प्राइस। टाइटल की डाटा टाइप क्या होगी स्ट्रिंग और दूसरा क्या था प्राइस जो होगी फ्लॉट में। डन हो गया, हमने पार्ट 1 मुकम्मल कर लिया। चलें जी अब दूसरी सेक्शन में चलते हैं इसी के। अच्छा जी यहाँ तक हो गया। फॉर दिस क्लास डिराइव 2 क्लासेस, नंबर 1 बुक विच एड्स द पेज काउंट टाइप इंट एंड द टेप विच एड्स द प्लेइंग टाइम्स इन मिनट्स। ठीक है, उसने बोला कि इस क्लास से जो ऊपर आपने बनाई है 2 क्लासें डिराइव करें, एक का नाम बुक रखें और दूसरी का नाम टेप रखें।
तो मैं अभी यहाँ पे आपके सामने डिज़ाइन कर देता हूँ। ये चूंकि मैं डी लिख रहा हूँ ताकि आपको पता चले डिराइव क्लास। इसका नाम क्या था, ये तो मुझे नाम भूल जाते हैं बड़ी जल्दी। टेप और बुक, पहले हम बुक का लिख देते हैं। चले, बुक का काम क्या होगा, विच एड्स द पेज काउंट टाइप इंट। तो मैं यहाँ पे जो है ना लिख देता हूँ इंट काउंट, यानी इसके अंदर मुझे ये चीज़ इस्तेमाल करनी है। ये पहली डिराइव क्लास है, DERIV डिराइव क्लास। ये हम कोड नहीं कर रहे, अभी हम अंडरस्टैंड कर रहे हैं। जब भी आप प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन आता है ना, तो इस तरह पहले उसकी एनालिसिस किया करो। और दूसरी डिराइव क्लास क्या थी मेरी, आई थिंक सो टेप थी। और टेप का क्या उसने बोला था कि काउंट होना चाहिए, प्लेइंग टाइम्स होना चाहिए। हाँ, ई बुक्स विच एड्स द पेज काउंट, चलो वो जो भी है, एंड एड्स द प्लेइंग टाइम्स। तो मैं क्या लिखता हूँ, मैं टाइम लिख देता हूँ, इंट टाइम। ठीक है, मुझे अभी एग्जैक्ट नहीं पता कि इसकी डाटा टाइप क्या होगी क्या नहीं होगी। अब देखते हैं आगे क्या कहता है प्रोग्रामर। ये कहता है each of these three classes should have get data function to get it data from the user at the keyboard and put data to display the function। वो ये कह रहा है कि जितनी भी तीनों क्लासेस आपने इस्तेमाल की हैं यहाँ पर, तीनों के अंदर आपने गेट, जो यूज़र से वैल्यू को गेट करेगा, और डिस्प्ले का फंक्शन भी इस्तेमाल करना है आपने। तो ये क्या हो गए, मेरे मेंबर फंक्शंस हो गए। देखो अब आपको ना चीज़ें आसान लगना शुरू हो रही होंगी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है प्रोग्राम का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। बहुत सारे बच्चे डायरेक्ट कोडिंग करते हैं, उनको बहुत मसला आता है फिर इससे का। ये देखें, ठीक है, ये चीज़ होगी। हमारा प्रोग्राम ख़त्म हो गया, अब हम इसकी कोडिंग स्टार्ट करेंगे। मैं इसकी कोडिंग अपेंडिक्स जी में पढ़ी है, तो मैं डायरेक्ट अपेंडिक्स जी में जाता हूँ, आपको कोडिंग दिखाता हूँ इसकी। एफ के बाद आता है ना जी। अपेंडिक्स जी, ये देखो क्लास का नेम क्या है, पब्लिकेशन। अगर हमारी आप पेंट की फ़ाइल खोलेंगे तो आपको यहाँ पर भी अपनी क्लास का नेम जो है वो पब्लिकेशन नज़र आएगा। गुड हो गया, कोड वैसे का वैसे ही है। हमने दो चीज़ें ली, स्ट्रिंग टाइटल, फ्लोट प्राइस। ये देखें ज़रा इधर मेरे को, इधर आके, स्ट्रिंग टाइटल, फ्लोट प्राइस, गुड हो गया। अच्छा जी, कौन कौन से फंक्शन परफॉर्म करेगा, वाइड गेट डेटा, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, सी इन करवाएंगे टाइटल को, और प्राइस को भी सी इन करवाएंगे, यही बात है। और उसके बाद मैंने क्या किया कि पुट डाटा, यानी डिस्प्ले करने का जो डाटा है, यहाँ पे आप डिस्प्ले भी लिख सकते हो, ठीक है। इसने पुट डाटा लिखा तो उसकी अपनी मर्जी है। यहाँ पे हमने टाइटल को भी प्रिंट करा दिया, प्राइस को भी प्रिंट करा दिया, मेरी क्लास होगी क्लोज, ठीक है। अब यहाँ पर आके ज़रा गौर से देखिएगा, क्लास बुक कॉलन, यानी ये मैंने पहली क्या बनाई है, डिराइव क्लास बनाई है। कॉलन का मतलब इनहेरिटेंस हो गया। प्राइवेट पब्लिकेशन का मतलब है क्या कि इनहेरिटेंस जो होगी वो प्राइवेट बेस होगी। प्राइवेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी डाटा मेंबर्स जो दूसरी तरफ होगा वो यहाँ पर आके क्या हो जाएगा, प्राइवेट हो जाएगा, एक्सेप्ट प्राइवेट के, क्योंकि जो प्राइवेट के अंदर चीज़ लिखी जाती है वो एक्सेसिबल नहीं होती। ये देखें हम ज़रा, सॉरी मैंने थोड़ा नीचे स्क्रॉल कर दिया। अच्छा, यहाँ पे हमने इसने क्या किया, इंट पेजेस लिया है। किस तरह, अगर हम यहाँ पे पब्लिकेशन में आकर देखें, इंट पेजेस लिए हैं उसने बुक क्लास के अंदर। हम लोगों ने काउंट लिया था क्योंकि हम पेजेस या एग्जैक्ट नाम तो नहीं था पता हम लोगों को, ठीक है। तो उसने पब्लिकेशन में क्या किया, इंट पेजेस लिए। उसने क्या किया, यूज़र से बोला कि हाँ जी बताएं, वाइड गेट डाटा किया। डाटा किस तरह किया, पब्लिकेशन, यानी जो आपकी क्लास का नेम था वो, गौर से देखिएगा, आपकी जो बेस क्लास था वो स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर। इसका मतलब क्या है कि अब उस क्लास में चले जाओ, उसके क्लास के फंक्शन कौन सा चलाओ, गेट डाटा का। तो गेट डाटा से क्या होगा, वो फिर दोबारा पूछेगा कि नेम और टाइटल बताएं, और सी आउट करेगा नंबर ऑफ पेजेस, कितने पेजेस के अंदर डाल देगा, ठीक है। इसी तरह
पब्लिकेशन को पुट डाटा में लेकर आएगा और वहाँ पर फिर उसको डिस्प्ले कराएगा। इससे वो चीज़ आएगी और इस चीज़ से वो चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अब हम तीसरी क्लास पे आते हैं। टेप थी, तो टेप के अंदर देखें हमने भी एक टेप बनाई थी। ये देखें हमने भी टेप बनाई थी, हमने इंट टाइम लिया था जी। हाँ जी, हमने भी इंट टाइम लिया था। किधर है ये फ्लोट टाइम लिया था। ठीक है, हमने भी इसी तरह किया कि पब्लिकेशन कॉलन डाला और गेट डाटा लिखा और उसके बाद क्या करवाया कि हमने बोला कि टाइम को कर दो और उसके बाद क्या किया हम लोगों ने डिस्प्ले कराया और फंक्शन को हम लोगों ने क्या कर दिया, डिस्प्ले करवा दिया। उसके बाद हम मेन फंक्शन पे गए, हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए। सबसे पहले हमने बुक 1 और टेप 1 के नाम से ऑब्जेक्ट क्रिएट किए, दोनों से डाटा को गेट करवाया और फिर दोनों को डिस्प्ले करवा दिया और हमारा प्रोग्राम यहाँ पर एंड हो गया। किसी बच्चे को इस कोड की समझ ना लगी हो तो प्लीज़ मुझसे पूछ ले। ईजी है, मेरे नज़दीक बहुत ईजी है। घर पे एक बार बैठ के खुद इसको कॉपी पेस्ट करके प्रैक्टिस करो, आपको खुद समय लग जाएगी। ये तो मैंने आपको एग्जाम्पशनली बताया कि इस तरह का काम हो सकता है। किसी बच्चे को अगर नहीं समझ लगी तो प्लीज़ मेरे से पूछ लें। ज़बरनिसा को समझ आ गई है? मुर्गों के लिए रियली सॉरी, मैं अब बस कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, एक चीज़ मुझे आप लोगों के साथ डिस्कस करनी थी कि अगर किसी बच्चे को नहीं भी समझ आ रही ना, कि उसको कुछ कन्फ्यूजन है, तो बस वो 15 तारीख तक का वेट कर ले। 15 तारीख के बाद एक दिन मैं बुलाऊंगा आप लोगों को, जिस दिन मैडम अरूसा ने आप लोगों को बुलाना है, उस दिन बैठ के हम लोग ये सारी कुछ चीज़ें जो है एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक है? ताकि अगर आप में से किसी का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं भी है तो वो कॉन्सेप्ट उसका क्लियर हो जाए, ठीक है? फिर भी मैं आपको बोलूँगा, मैं बुक भी शेयर कर दूँगा आप लोगों के साथ। कोशिश करें कि घर पे बैठ के कोडिंग की प्रैक्टिस करें। यहाँ पर इतना टाइम नहीं होता कि हम लोग हर चीज़ की करवा सकें। और अली जो है, प्लीज़ अगर तुम मुझे फ्लेक्सिस का बता दो कि किधर तक काम पहुँचा है तो तुम्हारी बड़ी मेहरबानी होगी, क्योंकि मुझसे रोज़ाना पूछ होती है उस चीज़ की। मेरे हाल से हम अब आज की क्लास को समराइज़ करते हैं। आज की क्लास के अंदर हम लोगों ने बेसिकली प्रोटेक्टेड कीवर्ड को पढ़ा और प्रोटेक्टेड कीवर्ड को पढ़ने के बाद